वो करेंगे इन्वेस्ट। मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा सर, कि जी इतना इक्विटी में डालिए मेरा पैसा और इतना यहां डालिए। सर सरकार इन्वेस्ट करती है, सरकार कर रही है ना। अब सरकार ये मान रही है कि हम 50% आपको आपकी बेसिक का पेंशन के तौर पर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो गारंटी लेकर आई। गारंटी एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी सर। आज के दिन लोगों को 50% से ऊपर की कमाई हो रही थी। जो आप डाटा दे रहे हो, कई ऐसे डाटा मैं कल आप कर लो, मैं आपको डाटा निकाल के दूंगा 50% से ज्यादा का ऐसा कहीं नहीं हो रहा। ये आज आपको वादा करता हूं कि बहुत लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है शेयर मार्केट से। 50% अगर आपकी बेसिक का 50% से ऊपर किसी को पेंशन मिली हो तो नीचे अनुज नीमरी नंबर फ्लैश करिए, अभी मांगिए उनसे जानकारी, अभी मांगिए। और एक जानकारी नहीं मिलेगी, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, एकदम गलत गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि एनपीएस में लोग रहेंगे। मैं आज आपको वादा करता हूं 50% लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि उनको पता आपको 50% से ज्यादा मिलेगा। ये एक नंबर 1 चीज है। और दूसरी, कई कंट्री बंद करने के बाद में सर तीसरी चीज आप बताओ, अगर ये सरकार के ऊपर एक्सचेकर पे आएगा तो टैक्स बढ़ाएंगे ना। सरकार कहां से दे देगी? सरकार पैदा करेगी क्या? सरकार टैक्स में ले लेगी। मुझे लगा कि आप कहेंगे सरकार देखिए लोगों की भलाई के लिए सरकार पैसा खर्च करने को तैयार है। सरकार तो टैक्स से लाती है ना। हाँ। सरकार टैक्स बढ़ा देगी। आप ये चाहते हो कि सरकार टैक्स बढ़ाए? तो टैक्स बढ़ाएगी ना? नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, अब नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% से ऊपर लोगों को मिल रहा है, इसलिए नहीं बढ़ाएगी। जिन लोगों का है उतना सरकार के पास आज के दिन स्पेस है। मैं अभी कंफ्यूज हूं, तो ये यूपीएस का पैसा कहां से आ जाएगा? पेड़ पे उगेगा? संदीप जी, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये मुद्दा है, और मैं राजनीति की बातें न करके मैं सार्थक बात करना चाहता हूँ। 3 तरह की स्कीम है। एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, एक न्यू पेंशन स्कीम है, जो 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में लाया गया, और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसको जारी रखा। और अब तीसरा जो है जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। निश्चित रूप से अगर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, अगर मेरी बात करें, अगर मेरी व्यक्तिगत पसंद की बात करें, तो स्वाभाविक है जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो सबसे बेहतर था। लेकिन क्या होता है, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, समय परिस्थिति की जब मैं बात करता हूं तो राजनीतिक परिस्थिति भी होती है। मैं आपकी बात को जो है सो मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसके भी नहीं, ये रायता फैला दिया ना। एक मिनट माधव, आप बिल्कुल, आपने अपनी बात बिल्कुल क्लैरिटी से आप कह रहे हैं, पर ये तो रायता फैल गया ना भाई। 50% आपको मिल जाएगा बेसिक का, पर आपकी मौत हो जाती है तो आपके पति या पत्नी, जो भी कर्मचारी महिला भी होती हैं, तो उनको 60% ही मिलेगी पेंशन। ओपीएस में तो पूरी मिलती है, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको योगदान देने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे फर्क भी हैं यहां पर। निश्चित रूप से संदीप जी, मैंने यही कहा ना कि जो ओपीएस है सबसे बेस्ट है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो यूपीएस है, जो अभी नया स्कीम कल ही लाया गया, निश्चित रूप से जो बाजार की अनिश्चितताएं हैं उसको वो दूर करती है। क्योंकि जो एनपीएस था, एनपीएस में बहुत सारा पैसा, तो बाजार की अनिश्चितताएं हैं ना, आप मान रहे हैं। राजेश शर्मा यहां पर डटे हुए हैं, इन्होंने खूंटा गाड़ रखा है। ये भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आपके और मेरी तरह, ये हिलने को तैयार नहीं है, ऐसा खूंटा गाड़ा है। ये कह रहे हैं नहीं जी, एनपीएस में 50% से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, पेंशन 50% से ज्यादा मिल रही है लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी की। संदीप जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि जो एनपीएस का था, एनपीएस में बहुत सारा चीज शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट था। और अपने जो इंडियन कल्चर है उसमें 2 तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव होते हैं जो स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाते। आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट में लगाने का काम तो सरकार का था, न कि जो है जो पेंशनधारी है उनका काम था। लेकिन सरकार भी एक कैलकुलेटिव ही रिस्क लेती है। तो सरकार और जो जितने भी इस तरह के संगठन थे, जो कर्मचारियों से रिलेटेड संगठन थे, उनकी कहीं ना कहीं यह मांग थी कि पुराने जो पेंशन स्कीम है उसको लाया जाए। तो स्वाभाविक है पुराने पेंशन स्कीम को तो नहीं लाया जा सकता आज के दिन में, तो उसी को कुछ इंप्रूव करके, कुछ एक भरोसा देके, निश्चित रूप से जो नई स्कीम है उसमें एम्प्लॉई नहीं, उसमें आप मुझे समझाइए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी हिस्सा रहे हैं, बड़ी डेजिग्नेशंस पर आप रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी लिए माधव। अब ये पीएफआरडीए जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, पैसा तो उसके पास है एनपीएस का, उसने लगा दिया बाजार में। मैं हूं सरकारी कर्मचारी, मैं एनपीएस से यूपीएस में जाना चाह रहा हूं, पैसा तो वहीं रहेगा ना पीएफआरडीए में, वहीं से रिटर्न जो मिलेंगे, अगर वो कम मिलेंगे तो सरकार उसमें और पैसा जोड़कर मुझे 50% देगी। यही है ना? यही है कि कुछ और अभी इसमें पेंच आ जाएगा?
नहीं संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं जो अभी प्राइमा फेसी तो जो आप कह रहे हैं, मुझे भी वही लगता है कि उसी तरह के कुछ होंगे, लेकिन जब तक विस्तृत रूप से उसको नहीं पढ़ा जा सकता, पूरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पूरी स्कीम के बारे में मैंने भी पढ़ा नहीं, तो एक पूरा जब अध्ययन और आकलन करेंगे तब उस पर मैं पूरी तरह जो है सो बता सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी मुझे भी लगता है, मैं आपके बातों से सहमत हूं कि वैसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन देखिए, नई स्कीम का स्वागत करना चाहिए संदीप जी, आप भी जानते हैं, आपको भी अर्थव्यवस्था का स्वागत करना चाहिए, या ये तलवार जो लटकी हुई थी उसको हटाने का एक कदम है, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग कर दी। देखिए, तलवार समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिसमें मैंने राजनीतिक परिस्थितियां की भी बात करी, बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थिति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो, सबका आकलन करते हुए कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, समय समय तो पर ऐसे में माधव आनंद, अब मैं एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा और छोटा सा एक जवाब मैं चाहूंगा राजेश से भी। सरकार ये मानती दिख रही है, राजेश ऐतराज दर्ज कर रहे हैं, पर यूपीएस पर आना, उसकी घोषणा करना, सरकार मान रही है बाजार वो रिटर्न्स नहीं दे सकता जो वो उम्मीद लगाए बैठी थी, वरना ये फैसला पलटती नहीं। तो फिर ये तो 90 लाख सरकारी कर्मचारियों की बात हो गई, प्रोवाइडेड सारी राज्य सरकारें उस मॉडल पे चली जाएं। पर ये जो 10 करोड़ किसान हैं हमारे, उनको ये क्यों बता रहे हैं सरकार वाले भी और काला सूट गुलाबी अखबार वाले कि नहीं नहीं, आपकी कीमतों को तो बाजार तय करेगा, सबसे बढ़िया वही तय कर सकता है, सबसे बढ़िया बाजार तय कर सकता है, यूपीएस क्यों ले आए? फिर तो एमएसपी भी लाइए ना। मैं कोई भी सवाल पूछूं, पहली लाइन आपकी यही रहेगी ना, इनकी 303 आती तो ये व्यवस्था ना आती, ये तो 303 नहीं आए, आप तो एक और आंकड़ा लिए घूमते हैं, आप तो 161 जमा 79 सीटें बताते हैं 240 को। पर आप जो बड़ा मुद्दा बना रहे थे, उस मुद्दे की काट ऐसी निकाली कि कांग्रेस, उनके तमाम नेता, नेतृत्व और मीडिया सेल अभी तक सर खुजला रहा है कि भेजें प्रवक्ता को, ना भेजें, भेजे तो वो क्या बोले और क्या ना बोले। ये असमंजस में तो डाल दिया कांग्रेस को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई असमंजस है, और अगर प्रवक्ता नहीं भेजे हैं तो उनको भेजने चाहिए। और जैसा आपने दोहराया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह बात सही है कि अगर 303 सीटों की सरकार होती तो इस तरह के घुटने टेपू फैसले नहीं लेने पड़ते। लेकिन चूंकि 161 प्लस 79 सीटों वाली सरकार है, तो इस तरह का सब हो रहा है। और हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनको असल में शौक है योजनाओं के, सड़कों के, इमारतों के, शहरों के नाम बदलने का। तो ये जो नई पेंशन, मतलब ये जो एकीकृत पेंशन योजना वो लेकर आए हैं, ये भी उसी तरह का एक नाम बदलने का खेल है। विपक्ष ने चूंकि पुरानी पेंशन योजना का मसला जोर शोर से उठाया, तो सरकार की टोपी से ये खरगोश निकल के बाहर आ गया। तो ये एकीकृत पेंशन योजना नहीं है, ये भानुमति पेंशन योजना पर सरकारी कर्मचारी काफी हद तक वो थोड़े तो सेटिस्फाइड होते दिखेंगे ना कि अरे कुछ तो मिला, भागते भूत की लंगोटी सही। और लंगोटी क्या, 50% अगर आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का, बेसिक का पेंशन मिल जाती है तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन ये जो केंद्र के 23 लाख और राज्यों के मिला दें तो 90 लाख सरकारी कर्मचारी ही तो पूरा देश नहीं है। भारत सरकार के ई श्रम डेटाबेस में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं संदीप जी। कृषि क्षेत्र में अलग, सरकार का आंकड़ा है कि असंगठित क्षेत्र में कुल 44-45 करोड़ लोग काम करते हैं। 5.5 करोड़ कर्मचारी निजी क्षेत्र में हैं। तो 1.5-2% से भी कम कामगारों को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से क्या हो जाएगा? 1-1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना पेंशन का बोझ है केंद्र सरकार पे। केंद्र के पूरे सालाना बजट का 4% पेंशन पे खर्च होता है। जितना देश की सुरक्षा का बजट है, उससे आधा पेंशन का बजट है। और राज्य सरकारें अलग से 4.5-5 लाख करोड़ रुपए सालाना पेंशन बांटती हैं। लेकिन असली मुद्दे क्या हैं? वास्तविक घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है, धीमी वेतन वृद्धि, नहीं आप बड़ा विषयांतर हो रहे हैं, मुद्दे पर रहते ना पंकज भाई, मुझे ये बताइए, अब यूपीएस आ गई तो ओपीएस जो राजस्थान में आपकी सरकार, अब तो सरकार नहीं है, जो लागू की थी, या हिमाचल में सरकार है वहां लागू की, या भगवंत मान ने भी जो घोषणा की थी, अब उसका क्या होगा? या छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जो ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई?
मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं जहां ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई है, जब वहां के सरकारी कर्मचारियों को चुनने का मौका मिलेगा तो वो अभी भी ओपीएस ही चाहेंगे। पर और उनका ओपीएस पैसा से तो बेहतर ये पीएफआरडीए से एकीकृत मिल नहीं पेंशन रहा ना। योजना नहीं है। ओपीएस को आप पीएफआरडीए से वो पैसा नहीं मिल रहा। 37,500 करोड़ है वो राजस्थान का, ये तो 7,500-8,000 करोड़ है हिमाचल का, 9,000 करोड़ के करीब है छत्तीसगढ़ का। हाँ, तो ये केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़ों की जो ये बाजीगर हैं वो अपने आंकड़ों में विकास की जो बढ़ती दर है उसको तो दिखा देते हैं, लेकिन अगर विकास की दर इतनी बढ़ रही है तो किसान मजदूरों की आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है? जीडीपी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी से जो फिर हताश आप नौजवान है ना वो लाखों की ना संख्या बात में कतार पेंशन में की क्यों खड़े रहेगी हैं? ना। ये क्यों नहीं बना पाएंगे? पेंशन तो एक बड़ा मुद्दा है और ओपीएस का मसला अभी इससे खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भानुमति पेंशन योजना है, जिसको सरकार एकीकृत पेंशन योजना कह रही है, आप आगे चलकर देखेंगे कि इसको कोई ऑप्ट करने वाला नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको पता है कि इस पेंशन योजना से उनको फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। इसको सिर्फ बाजार का जो जोखिम है उससे अलग और वो करने के वैसे लिए, भी क्योंकि लागू शेयर होगी बाजार पर 1 अब उस तरह का अप्रैल विश्वास सरकार को नहीं रह गया है। 2025। और आने तो वाले इन दिन 4 राज्यों में, एक मिनट पंकज, इन 4 राज्यों में कितना असर होता है सरकारी कर्मचारी भी तौलेगा। और जब एक मध्यम वर्ग व्यक्ति अपनी आय और अपने खर्चों का हिसाब लगाता है तो पेंशन उसमें एक बड़ा पुट भी रखता है। विजय बंधु, लड़ाई लंबी लड़ी तो उसका फल मिला, उसे लेकर कुछ संतुष्टि है। कल की घोषणा के बाद पहला रिएक्शन दिमाग में क्या आया? नहीं सर, जब कल घोषणा हुई है तो हम सब लोगों ने उसको पहले जानना चाहा कि इसमें है क्या क्या। जब हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत जो डिटेल आ पाया आप लोगों के माध्यम से, तो उसमें जानकर निराशा हुई और ज़्यादा हताशा आई। बल्कि अब तो समझ में आया कल से आज तक कि ये तो एनपीएस से भी खराब है। एनपीएस से यूँ खराब है कि 10% वहाँ कट रहा था, हमारा वापस आ रहा था। अब 10% ये वापस हमारा देने के बजाय ले लेंगे और बाद में कह रहे 6 महीने का वेतन देंगे। किसी व्यक्ति के एनपीएस कटा हुआ है, 20 लाख रुपए उसका होता है, 6 महीने के 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर वेतन होता है तो 6 लाख आप दे देंगे। तो ये तो और बड़ा नुकसान हुआ। प्लस एक भी चीज इसमें बदली नहीं। एनएसडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, 10% हमारी कटौती है वो चलती रहेगी, सारा कुछ तो वही है। सिर्फ नाम बदल देने से तो भाई नहीं हो जाता है। 50% और गारंटी मैं मांग आपको रहे थे बताऊं, आप। अभी आपके डिबेट आप में बैठने- देखिए, 2 बड़ी बातें थी विजय बंधु, जो आपकी 2 बड़ी मांगे थी। 50% दीजिए जो पुरानी पेंशन योजना में मिलता था, बेसिक पे, जो आखिरी बेसिक पे, उसका 50% दे दिया सरकार ने। दूसरा, महंगाई को भी उसका आकलन साथ में जोड़ो, वो भी दे दिया सरकार ने। अब ये थोड़ा है कि सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि उसने डीए उन्होंने दे दिया, 50% दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब दे ही दिया तो फिर यूपीएस क्यों, ओपीएस क्यों नहीं? पुरानी पेंशन योजना सबसे बेहतर स्कीम है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बोलना नहीं चाहता है। फिलहाल अगर हम बीजेपी प्रवक्ताओं के बारे में बात कर लें तो वो खुद पुरानी पेंशन योजना का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन खुद यूपीएस और एनपीएस की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी फिलहाल कह रहा है कि हाँ, पुरानी पेंशन योजना बहुत अच्छी स्कीम है, यूपीएस एनपीएस के बराबर नहीं कर सकती है। लेकिन विपक्ष का भी एक सवाल ये खड़ा हो जाता है विपक्ष के ऊपर कि जब 10 साल विपक्षी सरकार इस देश पे राज करके गई, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार 5-6 साल राज करके गई, तो उस समय ये पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? तो क्या ये मान लिया जाए कि जो विपक्षी सरकार रहेगी, क्या उसको ही ये मुद्दे उठाने का हक है, बाकी जो सरकार वर्तमान सरकार रहती है वो इस पर ध्यान नहीं देगी? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक समय जब 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय जो अभी वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उस समय लोकसभा के सांसद हुआ करते थे और उन्होंने अपने लेटर पैड में पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, एनपीएस में कर्मचारियों को बहुत नुकसान है। परंतु आज जब वो खुद सीट में हैं, तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाली के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो क्या समझ लिया जाए कि विपक्ष का काम यही है कि ऐसे मुद्दे उखाड़ने जो अभी सरकार उनको पूरा नहीं कर रही है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं।
लोग कहते हैं, रूमर्स ये उठते हैं, खबरें ये उठती हैं कि वहाँ पर ऐसे पुरानी पेंशन योजना देने से अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, वहाँ पे कर्मचारियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, सैलरी समय पर नहीं आ रही है। लेकिन जब एक न्यूज़ इंटरव्यू में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे के सभी कर्मचारियों को समय पर सभी लाभांश दिए जा रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट भी किया था कि किस प्रकार से हम आगे इसकी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देंगे। तो आई थिंक केंद्र सरकार को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कर्मचारियों की पेंशन के लिए, अर्धसैनिक बलों की पेंशन के लिए। देखना बाकी ये है कि अब आगे क्या होता है, क्या नया कुछ निकल के सामने आएगा। जैसा ही कुछ आएगा मेरे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल खबर यही थी। मेरे तुरंत ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।